वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय सौरभ सर। ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा मेरे बेटे। आज एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि जब किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दें तो उसमें टॉर्क कितना एक्ट होता है। तो ध्यान से कॉन्संट्रेट बोर्ड पर करिएगा। तो है क्या कि मान के चलो मेरे बेटे कि ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मेरे पास क्या है मेरे बेटे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना ली और ये ई वेक्टर, ठीक है। मैंने इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। ये डाइपोल मेरे पास जो है, इस डाइपोल पे ये मेरे पास जो चार्ज है मेरे बेटे, ये है -q चार्ज एंड ये जो चार्ज है मेरे बेटे इसके ऊपर ये है +q चार्ज। और मैं जानता हूं भली भांति कि ये जो डाइपोल है इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, 2L, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या किया जाए, मान के चलो ये डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे अगर इंक्लाइंड था तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, चूंकि एक हम लॉजिक से ये जानते हैं, एक ट्रिक से ये जानते हैं कि अगर ये एरो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है तो नीचे जो आता है वो पॉजिटिव आता है और ऊपर आता है नेगेटिव। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स इट होती है। सो ये जो एरो का हेड है वो नेगेटिव को शो करता है और एरो और जो ये जो वेक्टर का जो टेल है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात हमने देख ली। अब इसी के बेसिस पे हम इसमें सीखेंगे। तो मेरे बेटे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। कितना लग जाएगा? ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग जाएगा बेटा वो लग जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू Q इंटू E। ये लग गया इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली पॉजिटिव पे किधर लग जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा मेरे बेटे, ये होगा Q इंटू E। इस तरीके से अब मेरे को कैलकुलेट करना है टॉर्क। मैं जानता हूं टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क मैं जानता हूं टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब बात ये आती है कि फोर्स तो है, ये मेरे पास जो फोर्स है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स क्या लेके चलूं, तो मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए भी x मान लेता हूं। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स को मैंने x मान लिया, इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। आप किसी एक फोर्स को एक्सटेंड कर दीजिए पीछे। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इस दूसरे वाले से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इसको नेमिंग कर देते हैं। ये A है, ये मेरे पास अगर B है, ये C हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स कितना हो जाएगा, AC। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को एनालिसिस करूं, अलग से निकाल के एनालिसिस करूं, ये मेरे पास A था, ये मेरे पास C था और ये मेरे पास B था। तो इस AB की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 2L। और ये मेरे को AC जो था, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस था। ये देख लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच का। तो AC की वैल्यू मान के चलो मैंने x मान ली थी। अगर ये थीटा है सो ये थीटा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास थीटा। अब मैं अगर इसमें साइन थीटा कैलकुलेट करूंगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वो क्या आ जाएगा, x/2L। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L साइन थीटा। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द x। ये x की वैल्यू आ गई। मैं इस x की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दूंगा तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QE इंटू और ये आ जाएगा 2L साइन थीटा। मैं Q इंटू 2L को एक साथ नोट कर देता हूं। तो Q इंटू 2L को एक साथ नोट कर दिया और ये E साइन थीटा को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ऐसे नोट कर दिया। अब मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि Q इंटू 2L का मीनिंग क्या होता है, ये होता है P वेक्टर। ये मेरे पास P वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी PE साइन थीटा। P का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। E का मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा बेटा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस तरीके से मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नोट कर दूंगा। और ये जो टॉर्क लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये दो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट में हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। यानी जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम प्लेन, ये दोनों सेम प्लेन में जब होंगे। इसमें 30
तीन केस बन जाते हैं। केस 1 में क्या होगा मेरे बेटे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो थीटा 0 डिग्री पर टॉर्क 0 आएगा, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी तरीके से केस 2 देखूंगा तो थीटा की वैल्यू इसमें मेरे पास 180 डिग्री अगर हो तो 180 डिग्री होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे इस केस को, और टॉर्क इसमें भी 0 आएगा। और केस 3 जो होगा उसमें क्या बोलेंगे, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, और थीटा मैक्सिमम होगा तो साइन 90 मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 1, यानी टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू PE आ जाएगी। ये मेरे पास इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो इन वीडियो को देखिए अच्छे से, आगे की बातें अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।